Good morning, everybody. How are you? I hope you are healthy and fine at your places and enjoy the festival series in this month. Okay. As we know that we will be explain and discuss chapter number 3 from history, the Delhi Sultans. Okay. You know about it ना कि हमारा chapter number 3 जो है history textbook जो है उससे follow हो रहा था. In this series, today's our teaching point is एडमिनिस्ट्रेशन. जैसा कि मैंने अप साइड व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंसोलिडेशंस अंडर द खिलजी एंड तुगलक्स. ओके, तो प्लीज आप अपना बुक जो है उसको ओपन करें और उसके अंदर ये वाला जो भी पॉइंट है उसको ओपन कर लें ताकि आपको इजी वे में जो है समझ में आएगा. According to your teaching heading today, administrations and consolidation under the खिलजी and तुगलक. यहाँ कहते हैं कि खिलजी और तुगलक इनके अंडर में प्रशासन और कॉन्सोलाइडेशन. कॉन्सोलाइडेशन का मतलब होता है सभी प्रकार के वित्त से संबंधित काम जो एक स्थान पर किया जाता है या संकलित किया गया हो उसे बोलते हैं कॉन्सोलिडाइजेशन. तो कहने का मतलब है प्रशासन से संबंधित काम और वित्त से संबंधित काम अंडर द खिलजी एंड तुगलक. खिलजी और तुगलक जो है दिल्ली सुल्तान थे, उनके समय में किस प्रकार का ये एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में जो है हम रीड करेंगे. द अर्ली किंग ऑफ दिल्ली सुल्तान्स अपॉइंटेड देयर स्पेशल. Excuse me, ma'am. What is the pen number? Ma'am, your mic is on mute. आपकी आवाज नहीं आ रही क्लीन. समझ जाओ कि अगर मैंने कुछ माइक बंद किया या मेरी वॉइस नहीं आ रही तो उसका कुछ रीजन होता है. यहाँ पीसी पे बहुत सारे काम होते हैं इसलिए डिस्टरबेंस होता है. यस, लिसन मी. आपका जो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर एंड. ये जिन्होंने पहले तो आप लोग अपने आप को म्यूट करो. यस, तो द अर्ली किंग ऑफ दिल्ली सुल्तान सल्तनत, यानी जब अर्ली समय चल रहा था, जब बहुत पहले के जो राजा थे जो कि दिल्ली सल्तनत से थे, अपॉइंटेड देयर स्पेशल स्लेव्स फॉर मिलिट्री सर्विसेज, यानी स्पेशल गुलाम के रूप में मिलिट्री जो थी उसको अपॉइंट किया करता था, जिनको कहा जाता था बंदगन इन द पैरिजन लैंग्वेजेस टू द कंसाइनेट देयर किंगडम. यहाँ जो है अपने वित्त, अपने प्रशासन से, अपने साम्राज्य के जितने भी जो वित्त से संबंधित जो काम होते थे उसके लिए वो अपॉइंट करता था. द स्लेव्स वर केयरफुली ट्रेन्ड एंड दे वर टोटली डिपेंड अपॉन देयर मास्टर एंड वर ट्रस्टवर्दी टू सुल्तान. ये जितने भी जो स्लेव्स होते थे वो बहुत ही सावधानी पूर्वक इनको ट्रेंड किया जाता था एंड दे वर, ये टोटली जो है वो डिपेंड होते थे देयर मास्टर एंड वर ट्रस्टवर्दी. ये अपने जो हर काम के लिए अपने जो मालिक होते थे, जो मास्टर्स होते थे, उनके ऊपर डिपेंड होते थे. और इसके अलावा ये ऐसे लोग होते थे जिन पर सुल्तान जो है, राजा जो है, वो क्या कर सकता था, उनके ऊपर विश्वास कर सकता था, ट्रस्ट कर सकता था. द खिलजी एंड तुगलक continued to use the बंदगान, यानी ये जो सर्विस थी सेल्स ऑफ मिलिट्री, जिसका एक नाम दिया गया था बंदगन. ये बंदगन जो थे एंड राइस पीपल ऑफ हुमल बट हु वर देयर साइलेंट एट सो हाई पॉलिटिकल पोजीशन. जब खिलजी और तुगलक कंटिन्यू इस प्रकार के जो स्लेवरीज थी उनको लोगों के मध्य
राइज करते थे, हम्बल बर्थ यानी और भी जो व्यक्ति जिनके घर पर किसी भी प्रकार के नए नए लोगों को उसमें एडमिट करके एक नई जो असेंबली है उसको वो क्रिएट करता था और अच्छी पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो उनको देता था। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एज गवर्नर्स और वहां पर वह जनरल्स एंड गवर्नर इस नाम की पोस्ट को भी अपॉइंट करता था, नियुक्ति करता था। This created political instability also. Slaves and the silent were loyal and their master and the forgot but not a new sultan. अलग अलग इस वे के अंदर वो उसमें भर्ती करता था, लेकिन सुल्तान नाम का कोई नया शब्द यहाँ पर नहीं था। न्यू सुल्तान हैड देयर ऑन सर्वेंट और जितने भी नए सुल्तान जो थे वो अपने सर्वेंट के ऊपर ही डिपेंड होते थे। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ the association of the new monarchs often saw the conflict between the old and new nobility. तो जो नए नए जो लोग हैं वो हमेशा क्या होते थे, अपने जो नॉबल अपने जो पुराने जो नॉबिलिटीज होते थे, जो समृद्ध जो लोग होते थे उन्हीं के ऊपर डिपेंड होते थे। उनको किसी भी प्रकार का जो अपन कहते कि राइट ऑफ उसकी नॉलेज यहाँ पर नहीं थी। The fortings of the humble people by the Delhi Sultan shocked many alike, and the author of the present Tawarikha criticized the Delhi Sultan for the appointing the low and best born of high office. अब इन्होंने क्या करने लगे कि ये जो दिल्ली सुल्तान जो है वो काफी शॉक्ड था कि ये जो हम्बल पीपल है उनको किस प्रकार से ऑथराइजेशन दिया जाए और पेरिसियन जो टर्किश थी उनको दिल्ली की सल्तनत के रूप में अपॉइंट कैसे करे। तो उसके लिए उसने लो वेज बॉर्न टू हाई ऑफिस इस प्रकार का एक ऑफिस क्रिएट किया। नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सीरीज के अंदर जो आता है वो आता है लॉ एंड ऑर्डर, जो कि आपका सेकंड नंबर का पॉइंट है, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, कानून एवं व्यवस्था। Like the earlier sultan, the Khilji, the Tughlaq kings appointed military commanders as governors of the territories of different sides. यानी कहते हैं जो अर्लियर जो सुल्तान थे जिसमें खिलजी और तुगलक जैसे नाम आते हैं, ये जो राजा हैं अपनी मिलिट्री के अंदर जो अपॉइंटमेंट लेते थे कमांडर्स के, उन कमांडर्स को एज ए गवर्नर ऑफ टेरिटरीज भी कहा जाता था। यानी आतंकवाद का गवर्नर के नाम से भी इनको अपॉइंट किया जाता था। अलग अलग साइज में अलग अलग मिलिट्री रेजिडेंसीज के अंदर जो है इनको जो है अपॉइंट किया जाता था। These territories were called इक्ता। और इस प्रकार की जो आतंकवादी सैनिक किस लिए होते हैं, जब किसी प्रकार का युद्ध किसी प्रकार का भय, तो इस प्रकार की जो टेरिटरीज थी वो इक्ता के नाम से कहलाई। एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड, और जो इनको होल्ड करता था, जो इनका सेनापति होता था, वो इक्तदार के नाम से पुकारा जाता था। या तो इक्तदार कहा जाता था या उसे मुक्ति कहा जाता था। तो यहाँ आपके वर्ड मीनिंग आ सकते हैं, इक्ता, इक्तदार, मुक्ति। तो ये जो है टेरिटरीज जो होती हैं उस मिलिट्रीज के अंदर जो गवर्नर और टेरिटरीज जो होती हैं उनको एक शब्द के रूप में जो आइडेंटिफिकेशन दिया वो इक्ता होता था। और जो इनको होल्ड करता था, जो इनको ट्रेनिंग देता था, उसे इक्तदार कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपिंग एंड द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तार। ये जो इक्तदार होते थे इनकी जो ड्यूटी होती थी, अपनी जो मिलिट्री कैंपिंग होता था, उनका जो सैनिक का जो एक बेड़ा होता था उसके अंदर कानून और व्यवस्था को बनाए रखना होता था। In return for their military service, the Muftis collected the revenue of their assignment as salary. और अपनी सैलरी के लिए वो रेवेन्यू को भी कलेक्ट करता था। They also paid their soldiers from this collect revenue. और उसके जितने भी सैनिक जो होते थे, यानी कि जो इक्ता जो होते थे, उनको वो इसी रेवेन्यू से पैसे कलेक्ट करके उनको पेमेंट दिया करता था। Control over Muftis were high effective only if their office was not the inheritable and if they were the assigned iktas for a short time span and shifted regularly. ये जो कहता है कि इक्तीस जो होते थे उनका जो कंट्रोल होता था वो काफी हाई लेवल का होता था
इनहेरिटेबल होता था जब वो अपनी सेना को असाइन करते थे, जब वो किसी प्रकार की सूचना देते थे, किसी प्रकार की कोई नॉलेज देते थे तो काफी हॉरिबल होते थे। These harsh conditions of service were under the rule of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। और इसी ही प्रकार की जो सर्विस है वो शासक अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में भी थी। Accounts were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the mufti and collected only the taxes prescribed by the state and kept the required number of soldiers। यही कहना चाहता है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इनके शासनकाल के अंदर इन्होंने अकाउंटेंट, समझते हो, कोषाध्यक्ष, इसकी भी नियुक्ति करते थे ताकि वो जितने भी अकाउंट होते थे उसको चेक करते थे, कितना टैक्सेस आया है, कितना सैलरीज में गया है। आज भी बहुत सारे जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं उनमें भी अकाउंटेंट होते हैं। छोटे से छोटा अगर कोई हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसमें अकाउंटेंट नाम की एक पोस्ट होती है, कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, किसमें कितना, तो ये सारी जो नॉलेज है वो अकाउंटेंट रखता है। तो इस प्रकार के अकाउंटेंट जो है वो खिलजी और तुगलक के समय में भी थे। और मुफ्तीज के द्वारा जो कलेक्ट किया गया रेवेन्यू होता था उसकी भी पूरी जानकारी जो है ये लोग रखते थे कि कितना आया, मुफ्तीज ने कितना पेमेंट दिया, उन्होंने और अदर एक्सपेंडिचर यानी सेना जो है उसके रख रखाव में और कितना पैसा खर्च किया, उसके बाद कितना बचा हुआ हिस्सा राजा को देना। इस प्रकार का सारा प्रशासन यहाँ होता था। फिर यहाँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टैक्सेस एंड रेवेन्यू। देखिए टैक्सेस एंड रेवेन्यू। अब टैक्सेस एंड रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी हमारे कर होते हैं, और लैंड रेवेन्यू भूमि कर, भूमि के ऊपर जो कर होता है उसके बारे में यहाँ कुछ बताया गया है कि अंडर द अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उसके जो राज्य थे उसके जितने भी असेसमेंट थे उसको कलेक्ट करने के बाद वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता था स्वयं के नियंत्रण में, यानी खुद उसके अंदर वो इन्वॉल्व होता था। द राइट ऑफ द लोकल chieftains and the levy taxes were the cancelled and they were forced to pay taxes। यानी लोकल जो कुछ टैक्सेस थे उसको माफ करने के अलावा जितने भी जो टैक्सेस थे उसको पे करने के लिए काफी फोर्स जो है वो किया जाता था। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशन measured the land and kept carefully account some of the old chieftain and the landlords survey revenue collectors as the assessor। यानी जो सुल्तान का जो प्रशासन था उसको मेजर्ड किया गया था लैंड के अंदर, कैप्ट द केयरफुल अकाउंट के अंदर, उसके अलावा जितने भी जो पुराने चीफेंस हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जितने भी हैं उनको सर्व किया गया रेवेन्यू कलेक्ट करने के अंदर। फिर नेक्स्ट इन दिस सीरीज के अंदर आता है टाइप ऑफ टैक्सेस। लाइक लुक एट द ब्लैक बोर्ड, टाइप ऑफ टैक्सेस जो कि 4 नंबर पर पॉइंट आ रहा है, टाइप ऑफ टैक्सेस। अब किस किस प्रकार के टैक्सेस हुआ करते थे, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन एडमिनिस्ट्रेशन खिलजी एंड तुगलक? So there are the 3 types of taxes. First is on the cultivation called खैराज। पहला जो था वो कल्टीवेशन पे था, यानी जो भी कृषि भूमि के ऊपर सिंचाई कटाई का जो काम होता था, बुआई, वो सब कल्टीवेशन के अंदर आता है, जिसको एक नाम दिया गया था खैराज। एंड इट वाज अप टू 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस, जो कि सबसे ज्यादा था, यानी किसान की उपज का 50% पूरा जो है वो एज अ टैक्सेस के रूप में। पारुल मैम, यस, तो पीजेंट से उसके प्रोडक्शन का जो भी उसकी उपज के रूप में उगता था उसका पूरा 50% जो है वो टैक्सेस के रूप में देना था। ऑन कैटल, पशुओं के ऊपर, यानी जो भी पशुपालन करते थे उस पशुओं के दूध, उनकी स्किन, उनकी जो भी बॉडी पार्ट्स है, उनसे जो भी इनकम होती थी उसमें से कुछ हिस्सा टैक्सेस के रूप में देना था। ऑन हाउसेस,
और अपने घरों से रिलेटिव जो टैक्सेस हैं वो भी यहाँ देने पड़ते थे, यानी हाउस टैक्सेस। ठीक है, तो कितने प्रकार के टैक्सेस बताए मैंने यहाँ? ऑन कल्टीवेशन, ठीक है, ऑन कैटल और ऑन हाउस। ओके, आफ्टर दिस द नेक्स्ट पॉइंट इज लुक एट द ब्लैकबोर्ड, रूरल इन डिस्टेंट एरियाज, यानी दूरस्थ यानी दूर के जो क्षेत्र थे उनमें किस प्रकार का शासन था। यानी खिलजी और तुगलक जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे वो तो लोकल प्लेसेस पर बैठते थे, लोकल प्लेसेस से जो डिस्टेंस फार अवे पर जो जगह होती थी वहां पर किस प्रकार का रूरल, किस प्रकार का शासन होता था। It is important to note that large parts of the subcontinent remain outside the control of Delhi sultans. It was difficult to control distant area like Bengal and southern India from Delhi. Even in the forested areas of the Gangetic Plains, the sultan's force could not penetrate local chieftains and establish their rule. These regions, rulers like Alauddin Khilji, Muhammad Tughlaq could force their control, but for short time. यहाँ ये कहता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो नोट करने की बात है वो था कि एक तो ये बहुत लार्ज सब कॉन्टिनेंट था, ठीक है, जिसका कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे आउटसाइड पर रिमेन होता था दिल्ली सुल्तान का, और ये काफी डिफिकल्ट भी होता था कि जो दूर के जो एरियाज है जैसे बंगाल है, साउथर्न इंडिया है, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से जो थोड़े दूर डिस्टेंस के ऊपर जो एरियाज है ये फॉरेस्ट एरियाज भी होते हैं, जेनेटिक प्लेन्स भी होता है। तो सुल्तान क्या करता है कि फोर्स करता है और जो लोकल जो चीफ एंड वहां पे जो लोकल जो बॉडीज जिसको अपॉइंट करते हैं उनको उस क्षेत्र के शासन को शासित करने के लिए दिया जाता है। और अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक जो थे उनका कंट्रोल जो है इन एरियाज पर काफी शॉर्ट टाइम के लिए होता था। इन दिस सीरीज योर लास्ट टॉपिक इज अटैक्स बाय मंगोल्स। अब यहाँ पर मंगोल्स से संबंधित जो राजवंश जो जाति है उनका यहाँ पर अटैक, अटैक का मतलब तो समझते हो कि उनका जो अटैक है, उनका जो अटैक अपन करते हैं ना कि किसी के ऊपर जाकर के हम युद्ध के लिए तैयार हो जाते तो वो आक्रमण जिसको हम बोलते हैं, तो अटैक बाय मंगोल्स, मंगोल्स के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे। द मंगोल्स अंडर द गेंगिस खान invaded the Transoxian in northeast Iran in 1219. The Delhi Sultans passed their onslaught soon after it. सबसे पहले जो मंगोल जाति थी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के ईरान के ऊपर 1219 को इसके ऊपर आक्रमण किया और उसके बाद वो उनकी जो फोर्स थी वो दिल्ली सुल्तान जो थे उनके शीघ्र ही दिल्ली सुल्तान के पास भी वो उनका जो मार्च था वो पहुंचने वाला था। Mongol attack on Delhi Sultan increased during the reign of Alauddin Khilji and the early year of Muhammad Tughlaq rule. जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का अर्ली समय चल रहा था उस समय मंगोल जो है वो धीरे धीरे दिल्ली पहुंचे और इस क्षेत्र के ऊपर भी उन्होंने अटैक कर दिया। This forced the two rule of the mobilized a large standing army in Delhi which poses a huge administrative challenge. इतना बड़ा जो साम्राज्य था इन दो शासकों का वो धीरे धीरे जो है उनकी जो आर्मी है वो मोबिलाइज होने लगी और ये जो प्रशासन था उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो यहाँ पर खड़ा हो गया। फिर आता है नेक्स्ट हमारा खिलजी एंड तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इस प्रशासन यानी आफ्टर जो अटैक हुआ उसके बाद उन्होंने किस प्रकार की कैरेक्टराइज ऑफ खिलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एंटायर की। तो इसमें कुछ व्यू ऑफ पॉइंट है। अलाउद्दीन खिलजी a large standing army. अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही देखा कि मंगोल ने उन पर आक्रमण कर दिया है, उनके सामने एक चैलेंज खड़ा हो गया, तो उन्होंने एक लंबी एक बहुत बड़ी सेना जो है उनके सामने खड़ी की, नई सेना तैयार की उसने। To feed the soldiers 50% of the peasant field was fixed as tax. अब इतनी बड़ी सेना को फीड करने के लिए, भोजन कराने के लिए अन्न कहाँ से लाए? तो जितने भी किसान थे उनकी जो खेत थी, लैंड जो थी, उसके लैंड के ऊपर एग्रीगेट निकाल करके 50% टैक्स उनको देना ही देना है, चाहे उनके पीजेंट्स के जो है
ग्रोइंग होती है, प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है, उनको जो है वो पे करना ही करना है। प्राइसेस ऑफ गुड इन दिल्ली वाज फिक्स्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द किंग। हर चीज की प्राइसेस जो है उसको फिक्स कर दिया और वो राजा के कंट्रोल में सीधे आ गई। सोल्जर्स कुड सैटिस्फाइड देयर डेली नीड्स बाय देयर सैलरीज। जितने भी सैनिक थे उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था जो है मोहम्मद तुगलक और खिलजी ने की। उनके जो सैनिक थे भोजन को लेके सेटिस्फाइड थे और साथ ही साथ उन लोगों की सेना को जो सैलरी दी जाती थी उन दोनों थिंग से वो काफी सेटिस्फाइड थे। अलाउद्दीन सक्सेसफुल विथस्टूड दैट द मंगोल इन्वेंशन। और सक्सेसफुल सफलता पूर्वक जो खिलजी है वो मंगोलों का सामना करने के लिए खड़ा हो सका। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टराइज ऑफ तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस प्रकार का प्रशासन है, उसकी विशेषता क्या थी। एक तो मोहम्मद तुगलक राइज ए स्ट्रॉन्ग लार्ज स्टैंड आर्मी, उसने आर्मी करी। टू मेंटेन लार्ज आर्मीज टू लेट एडिशनल टैक्सेस, उसको फीड करने के लिए अलग अलग टैक्सेस। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी क्या विशेषता थी। गिरी उपाध्याय इन योर मैनर he introduced token the currencies which out of the cheap metal, यानी अलग अलग करेंसीज को अलग अलग उसमें डाला और काफी सस्ते मेटल से जो है करेंसीज को बनाई और लिमिटेड करेंसीज को क्रिएट किया। फिर यहाँ हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है वो है द सुल्तान इन 15th and 16th century। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सुल्तान जो थे उनकी क्या कंडीशन थी। तो आफ्टर द तुगलक द सैयद एंड द लोधी डायनेस्टीज, यानी जब तुगलक के बाद में सैयद और लोधी साम्राज्य वंश से जो संबंधित जो शासक थे वो दिल्ली के अंदर आए। दिल्ली के साथ साथ में आगरा पर भी इन्होंने अपना आधिपत्य जमाया जिसका समय था 1526। बाय 1526 जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, Rajasthan and the entire South India had independent rulers who established flourishing state and the prosperous capital। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग जितने भी मैंने एरियाज बताए हैं उन पर अपने शासन ग्रुप जो है उनको स्थापित किया और अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग राजधानी जो है उनको क्रिएट की। This period saw the emergence of the new ruling group and अफगान एंड राजपूत। अब ये जो ग्रुप है वो नए शासक के नाम से उभर कर आए, वो था अफगान और राजपूत, जो कि 16th century का समय था। बट पावरफुल एंड द एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट आल्सो emerged। शेर शाह सूरी वाज मोस्ट पावरफुल अमंग सच स्टेट। ये अलग अलग राजा तो हुए लेकिन शेर शाह सूरी नाम का जो राजा आया था इन राज्यों के अंदर वो सबसे ज्यादा उभर कर आया, वो सबसे ज्यादा पावरफुल जो था शासक के सामने आया। ये आज आपका चैप्टर जो है ओवर होता है। ओके, इससे रिलेटिव सेकंड पीडीएफ ऑलरेडी आई एम सेंडिंग यू, पहले से ही पहुंचा चुकी हूं मैं। सो यू कंप्लीट योर वर्क इन दिस बेस्ट मैनर्स के अंदर, यानी कंट्रोल मैनर के अंदर आपको उनको कंप्लीट करना है बिकॉज योर स्कूल इज होने वाली है। ठीक, so I would like to end this meeting. Thank you for joining this, everybody.